पहले संजय चड्डा, मतलब कानून है एक, वो पुरानी कहावत है, लॉ इज एन एस, और वो इसलिए कहा जाता है कि कानून में जो लिखा हुआ है उसको जैसे आप पढ़ना चाहें, जैसे परिभाषित करना चाहें, वैसे ही आपके सामने साक्ष्य भी होंगे, पर जी ये कानून तो ये है। क्या यहां पर ये होता दिख रहा है कि जी 92 का कानून है, केंद्र सरकार की इजाजत चाहिए, एक कमेटी बनानी होती है, वो राजनीतिक लोगों से भरी होती है, कमेटी ने भी सिफारिश दे दी, तो प्रक्रिया भी पूरी और कानून का पालन भी, तो इंसाफ हो गया, हम ये मान लें। जो ये प्रक्रिया पूरी हुई है, इसको मैं कहूं अगर खाना पूर्ति, तो वो ज्यादा उचित शब्द होगा मेरे ख्याल से। ये खाना पूर्ति की गई है, एक कमेटी बना दीजिए, एक ये कर दीजिए, अच्छा अपने ही सब लोग रख लीजिए। तो दिस इज व्हाट आई से। जैसा अश्विनी भाई ने बड़े सम्मानजनक तरीके से बताना चाहता हूं, कहा कि इन तमाम चीजों का इफेक्ट समाज पे क्या होता है। डिटरेंट पॉलिसी से हम लोग गवर्न होते हैं। जेल में क्यों है कि एक्यूज को भेजा जाता है कि बाकी लोगों के लिए एक डिटरेंट हो, सहमे आदमी कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो मेरा भी हश्र यही होगा। इस तरह के अगर मैसेजेस हम लोग देंगे और सरकारें देंगी तो क्या डिटरेंट होगा? नहीं भाई, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता। जहां तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, अब मैं एक बात में, सुनील जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 14 साल, 20 साल, 25 साल, जो सुप्रीम, बिल्कुल सही है वो बात, वो प्रोविजंस हैं। और हमने ये भी देखा कि 14 साल से पहले भी लाइफ सेंटेंस वालों को रिलीज हमने होते हुए देखा। लेकिन कानून की व्यवस्था जो है वो है, जब अगर आपको सजा दी जाती है लाइफ की, तो वो है नेचुरल लाइफ। यस, पूरे देश में बल्कि विश्व क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये एक प्रिंसिपल है कि अगर गुड कंडक्ट होगा तो उसका बेनिफिट दिया जाएगा। यहां पे आपने एक्यूजेस को दिखाया जिनका पास कंडक्ट ऐसा है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर दूसरी एफआईआर हुई है, जो पैरोल फरोल को तोड़ रहे हैं, उसके नियमावली को, उनको तो बड़ा स्पष्ट है पूरे विश्व में। ये मैं बता रहा हूं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड सेज कि इस तरह के एक्यूज को बिल्कुल रिमिशन नहीं दिया आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया संजय चड्डा। जो कानून है, प्रक्रियाएं हैं, वो तो फॉलो की गई हैं। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है, मीरन बोरवनकर कह रही हैं कि नहीं, इंसाफ अधूरा है और लगता नहीं है कि पूरा इंसाफ मिल पाएगा? तो कानून तो प्रक्रियाओं के हिसाब से चलता है, जो लिखा हुआ है, जो स्टैट्यूट है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ लिखी हुई चीजों पे नहीं चलता है, बल्कि हम 20 दफा पे देखते नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर्स। कानून में ये थोड़ी लिखा है कि 14 साल होते ही रिवीजन कर दीजिए। कानून में ये लिखा हुआ है कि रिवीजन करने के लिए एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को गंभीरता से फॉलो करना है, और उसमें ये देखना आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, कानून की बाल की खाल निकालते रहिए, वो काम आप लोगों का है, आप वकील हैं। पर कानून जो बनाए जाते हैं वो समाज को सभ्य भाईचारा कायम करने के लिए, हमारा संविधान वो आईना है ना, जिसके बेसिस पर ये सारे कानून बनते हैं। स्पिरिट, नॉट जस्ट द लेटर, बट वी हैव टू फॉलो द स्पिरिट। क्या वक्त आ गया है उस स्पिरिट पर भी, आत्मा पर भी ध्यान दिया जाए? छोटा सा कमेंट प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा। कोई भी कानून बनता क्यों है? सोसाइटी की को सही रास्ते पे चलते रहने के लिए, कि वो सही रास्ते पे चले, और वही ये है। ये कानून भी इसीलिए बना था और बने हैं। उसका दुरुपयोग होता दिखता है बड़ा स्पष्ट, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, यहां पे न केवल दिखती है, एम्पली क्लियर है कि बिल्कुल पॉलिटिकली। अभी जैन साहब भी बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस का प्रेशर या सरकार का प्रेशर होता है, हाँ, जिसकी भी सरकार हो वो ये नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बिल्किस बानो केस की, गैंगरेप की, बलात्कार की। बलात्कारियों को लेकर हमारी नीति की, और हमारी रहमदिली और दरियादिली की भी, और इसमें सियासत भी छिपी है।
जो लोग नहीं जानते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, आज से 20 साल 6 महीने पहले की बात है। गुजरात में दंगे भड़के फरवरी के महीने में, 27-28 फरवरी को। इनकी आंच दाहोद जिले तक भी पहुंची और वहीं के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो उस वक्त 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी वो रहती थी। दंगे भड़के, अपना गांव छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ बिल्किस बानो छप्परवाड़ गांव जा पहुंची और वहां खेतों में छिप गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घेर लिया। लोग भी ऐसे जिन्हें वो चाचा, ताऊ, भाई कहकर बुलाती थी, यानी एक दूसरे को जानते थे। और वहां गैंगरेप किया गया बिल्किस बानो के साथ। 5 महीने की गर्भवती 3.5 साल की बेटी सहला, उसको जान से मार दिया गया। कुल मिलाकर इस नृशंस बलात्कार कांड में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। सभी बिल्किस बानो के परिवार के सदस्य थे। लंबी एक लड़ाई लड़ी गई, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं। पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र केस ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2008 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब हम 2008 के 14 साल बाद आते हैं। इस साल जब आप, मैं, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी दिन 15 अगस्त को इन 11 दोषियों को सजा माफी के तहत रिहा कर दिया गया और गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत भी हुआ। फूल मालाएं पहनाई गई, मिठाइयां खिलाई गई, मानो देश की, समाज की, अपने इलाके की कुछ शान बढ़ाकर ये वापस लौटे। अब इसके खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि ये सजा माफी ये क्यों और कैसे दी गई। इसके लिए एक कानून है, 1992 का कानून। उसमें यह प्रावधान है जिसके 14 साल की सजा जिसने काट ली तो सरकार बाकी की सजा माफ कर सकती है। गुजरात में यह कानून है और इसका हवाला भी लगातार दिया जा रहा है कि भाई कानून है, हमने छोड़ दिया, पर कानून में कोई बाध्यता नहीं है। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा, क्या कानून आपको बाध्य करता है कि जिसके भी 14 साल पूरे हो गए उसे छोड़ना ही है? और यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 2014 में इसी गुजरात सरकार ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए सजा माफी का, रिमिशन का प्रावधान खत्म कर दिया है। और गृह मंत्रालय की तरफ से भी, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये निर्देश जारी किए गए हैं कि बलात्कारियों के लिए कोई रहमदिली, कोई दरियादिली नहीं होनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोग पहुंचे तो वहां पर इस फैसले के पुरजोर समर्थन करते हुए और याचिकाओं के विरोध में गुजरात सरकार खड़ी हो गई कि जो हमने फैसला लिया वो सही लिया। और हलफनामे में जो बात कही गई, कल ये पेश किया गया, उसमें सबसे बड़ा खुलासा यह आया कि केंद्र सरकार ने हमें कहा तो हमने इन्हें छोड़ दिया। इसमें भी एक कानूनी पेच है कि जहां भी सीबीआई की जांच हो वहां पर केंद्र सरकार की इजाजत जरूरी हो जाती है। तो केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी, लेकिन अब यह बड़ा लेकिन है, इसी हलफनामे में इस बात का भी जिक्र है कि मार्च 2021 में एसपी सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच, विशेष नागरिक न्यायाधीश, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे, इन लोगों ने इन अपराधियों
की शीघ्र रिहाई का विरोध किया। इसके अलावा दाहोद एसपी सीबीआई, मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत, इसके अलावा दाहोद कलेक्टर, अतिरिक्त डीजीपी कारागार और गोधरा के सीनियर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने भी रिहाई पर आपत्ति जाहिर की। पर इन आपत्तियों को, इस विरोध को दरकिनार कर दिया गया। राज्य सरकार ने एक समिति बनाई इस बाबत फैसला लेने के लिए इन आपत्तियों के बाद। अब समिति के गठन में भी कुछ अहम सवाल उठते हैं। इस कमेटी का जो गठन किया गया उसमें 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 1 सदस्य बीजेपी का पूर्व निगम पार्षद और 1 बीजेपी की महिला विंग की सदस्य। 4 ऐसे लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए, और इन्हीं में से एक बीजेपी के गोधरा से विधायक सीके राहुल जी। इनका बयान भी आया इन दोषियों, इन बलात्कारियों के समर्थन में। क्या बोले राहुल जी? वैसे भी वो ब्राह्मण लोग थे, उनका संस्कार भी बड़ा अच्छा था। ब्राह्मण लोग थे, संस्कारी थे। छोड़ दिया, हल्ला क्यों मचा रहे हो? और छोड़ने की जहां तक बात आती है, अब एक और खुलासा हुआ है। 14 साल की ये जो सजा काटी, कैसे काटी? इन 11 दोषियों ने रमेश चंदना 1198 दिन परोल, आजादी से घूमे, जेल में रहने की जरूरत नहीं थी, और 378 दिन की फरलो मिली। 1576 दिन, 4 साल से ऊपर जेल से बाहर रहे। और इसमें भी जनवरी से जून 2015 के बीच 14 दिन की छुट्टी मिली, 136 दिन बाद जेल में आए। पर गुड बिहेवियर था ये। गुड बिहेवियर की बिना पर, अच्छे बर्ताव के चलते इन्हें सजा माफी दे दी गई। इन 11 में से 10 1000 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहे, और जो 1000 दिन से कम, बका भाई बोहानिया, वो 998 दिन। राजू भाई सोनी को 90 दिन की परोल मिली, 197 दिन देरी के बाद आए। 90 दिन और फिर 197 दिन और बाहर रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 287 दिन की छुट्टी में तब्दील हो गया। पर सबसे गंभीर मामला है मितेश भट्ट का। आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। यह भी एक दोषी, परोल पर बाहर। मितेश भट्ट, 2020 की बात कर रहा हूं, और 19 जून को एक महिला से रेप की कोशिश की। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद, परोल पर छूट कर आता है, एक और रेप की कोशिश करता है। मामला दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसी साल 281 दिन तक वो जेल से बाहर रहता है। 281 दिन। 364 में से लीप ईयर था 2020। तो अब यहां पर सवाल यह उठता है, इतनी रहमदिली क्यों बरती गई? क्या बिल्किस बानो को जो इंसाफ मिला वो दरअसल अधूरा है? बलात्कारियों पर हम इतनी निगहबानी क्यों कर रहे हैं? और दलील यह भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, आज 2 याचिकाकर्ता मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, कि अरे ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये एनजीओ टाइप, ये आंदोलन जीवी, ये पीआईएल जीवी, ये शब्द नहीं इस्तेमाल हुए, पर इशारा यही था कि ये क्यों, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ऐसे तो कोई भी थर्ड पार्टी आकर हर बात पर
याचिकाएं दाखिल करने लगेगी। हमने जो फैसला किया है, जो फैसला लिया है, वो न्याय संगत है, प्रक्रिया के हिसाब से है। कानून था जी, कानून में कोई बाध्यता नहीं, कानून बदल भी गया है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिल्किस बानो को अधूरा इंसाफ और बलात्कारियों पर इतनी रहमदिली क्यों? और चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रवक्ता को मैंने नहीं बुलाया है, क्योंकि यह मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, इंसानियत से जुड़ा है, सरकार के, व्यवस्था के, न्यायपालिका के, हमारी जांच एजेंसियों के इकबाल से जुड़ा है। चर्चा में मेरे साथ मीरन चड्डा बोरवनकर, बहुत ही जानी मानी आईपीएस ऑफिसर, और वो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। प्रोफेसर जगदीप छोकर, संस्थापक हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। इसके अलावा सुनील गुप्ता, जेलर रह चुके हैं तिहाड़ जेल के। ये परोल और ये फरलो का खेल क्या होता है, इनसे मैं जरा समझना चाहूंगा। जाने माने वकील अश्वनी दुबे मेरे साथ हैं। संजय चड्डा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, AK जैन, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीरन बोरवनकर, आपको लगता है बिल्किस को पूरा इंसाफ मिल पाएगा? मुझे ही नहीं, सारे देश को लगता है कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों कह रही है? इतने साल खाकी में बिताए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निभाई, बखूबी निभाई, आज इतनी हताश और निराश और हतोत्साहित क्यों दिख रही है? अभी इस शो में आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि किस बैकग्राउंड में 11 आरोपी जिन पे मर्डर और गैंग रेप ऐसे सीरियस गंभीर आरोप हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ऐसे माहौल में लगता है कि जो क्राइम है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पॉलिटिकल हो गया है, प्रोफेशनल नहीं रहा। इसलिए हम ऐसे गंभीर गुनहगारों को, जिन्हें हमें जेल में रखना चाहिए, उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं। और आपने जैसे कहा, एक आरोपी जिसके विरुद्ध फिर से बलात्कार का आरोप है, और बाकी आरोपी जिन्हें 1000 से भी ज्यादा दिन पैरोल या फरलो पे भिन्न भिन्न कारण देकर छोड़ा गया है। तो ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल पुलिसिंग हैज बीन ओवरटेकन बाय पॉलिटिशियंस। कानून का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। एक कानून है, एक प्रक्रिया है। गुजरात सरकार कह रही है 1992 का कानून था, 2014 में नया कानून भी आ गया, लेकिन जब सजा सुनाई गई हो उस वक्त कौन सा कानून लागू था, उसी के तहत अगर 14 साल के बाद सजा माफी का प्रावधान है, अगर उसके तहत फैसला लिया गया है, तो इस पर आपत्ति आप क्यों दर्ज करा रही है? कराना है बिल्किस बानो केस लड़े, ये गुजरात सरकार का तर्क है आप लोगों के खिलाफ जो कोर्ट में कल पेश भी किया गया। परंतु हम एक जागरूक नागरिक हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोगों को बोलते थे कि आप जो न्याय विधि है उसमें इंटरेस्ट लीजिए, उसमें रुचि लीजिए। तो ये एक ऐसा केस था जिसके बारे में प्रोफेसर चोकर, मधु मैम, मुझे, वृंदा ग्रोवर एडवोकेट हैं, हम सबको इतना स्ट्रांगली फील हुआ कि अगर बिल्किस बानो चुप भी रहे तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो हमने ये एक, और हमको किसी भी प्रकार की पीएल, मैंने तो लाइफ में कभी किया नहीं पीएल, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने बलात्कार के केसेस, मर्डर के केसेस, इनकी जब इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज किया है, तो ये केसेस में आरोप सिद्ध करना कितना मुश्किल है।
तो सेशन कोर्ट ने उसको, सीबीआई ने किया कि इन्वेस्टिगेशन को मान्य किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। इतनी उच्च स्तर की इन्वेस्टिगेशन के बाद इतने गंभीर केस के आरोपियों को छोड़ना, जबकि आप ठीक कह रहे हैं कि 92 की जो पॉलिसी थी वो इनके फेवर में थी, पर इसका ये कहने मतलब नहीं है कि सरकार मजबूर थी इनको नहीं, छोड़ने उसमें के लिए। मजबूरी कोई बाध्यता थोड़ा है, वो आपको इजाजत देती है कि 14 साल बाद आप सजा माफी कर दीजिए, ना कीजिए, कोई इस बात पर सवाल थोड़ा उठा सकता था। ये लगातार जो 1992 के कानून की दुहाई दी जाती है अश्विनी दुबे, वो कितनी जायज है? वो कानून ये थोड़ा कह रहा है कि यू आर बाउंड टू रेमिट अ सेंटेंस, कि सजा माफी देनी ही होगी 14 साल पूरा होने के बाद। बिल्कुल संदीप जी, बड़े सम्मान के साथ यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 13/5/2022 के अपने जजमेंट में और ऑपरेटिव पोर्शन में इतना ही कहा था कि रेस्पोंडेंट्स को आदेशित किया जाता है कि इनकी जो प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन है वो पॉलिसी डेटेड 9/7/1992 के लाइट में डिसाइड की जाए। डिसाइड करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनको प्री मैच्योर रिलीज दीजिए। प्री मैच्योर रिलीज देने के लिए, जैसा आपने सही कहा ओपनिंग पैराग्राफ्स में, कि उसका सिर्फ कंडक्ट ही नहीं, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उनके बाहर आने से समाज में किस प्रकार का मैसेज जाएगा। दो बातों को हमें बड़ी संजीदगी के साथ देखना होगा कि निर्भया जैसा जब केस होता है तो निर्भया के केस में पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज किया जाता है, एक नई परिभाषाएं आती हैं, नए तरीके से महिलाओं के खिलाफ या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की डिफिनीशन डिफाइन की जाती है, जस्टिस वर्मा कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो अपराध, और ये भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध जो अदालत के द्वारा प्रूव हो गया है, उसमें ये हमें करना होगा कि बैलेंस जो है बने, ताकि जो अपराधी हैं वो समाज में आए तो उसका मैसेज गलत नहीं जाए। नहीं, और इसमें अश्विनी एक और चीज हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है। देखिए, कानून कहता है कि जहां जिस समय सीमा में, जिस अवधि में ये जुर्म हुआ उस वक्त जो कानून लागू है, पर 2014 में इसी गुजरात सरकार ने कानून बदल दिया, बलात्कारियों के लिए सजा माफी का प्रावधान खत्म कर दिया, और अब तो गृह मंत्रालय तमाम राज्य सरकारों को आदेश दे रही है कि बलात्कारियों की सजा माफी नहीं होनी चाहिए। तो उसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि वक्त बदल गया, परिप्रेक्ष्य बदल गया और कानून भी बदल चुका है। देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा आपसे बड़े आदर के साथ असहमत होऊंगा कि सेटल्ड लॉ जो है हमारे देश का, वो ये कहता है कि रेमिशन पॉलिसी उस डेट की मानी जाएगी जब वो ऑफेंस कमिट हुआ, पॉलिसी इन वोग। तो पॉलिसी इन वोग जब इनको कन्विक्शन किया गया वो उस समय 1992 की थी, तो 2014 की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन नहीं, ये मान लिया, पर वो बाध्यता नहीं थी, और इस बात का संज्ञान लेते हुए कि हमने कानून बदल दिए हैं, हम इस कानून में जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ये है अश्विनी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुछ बाउंडेशन, मैं जैसा समझता हूं, इट शुड नॉट बी टेकन कि मैं यहां पर मेरा कोई फेवरेबल मैं वर्जन दे रहा हूं। नहीं, प्लीज। 13/5/2022 के ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी, ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इनके रेमिशन पॉलिसी को कंसीडर करेगी इन द लाइट ऑफ द पॉलिसी विच वाज प्रिवेलिंग इन 1992। तो वो बाध्यता थी। अब हम एक और थोड़ा सा इसके और उलट आगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर, उस जजमेंट में नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर्स में, अगर पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर, रिलीजियस बेसिस पर, अपीजमेंट के लिए या किसी और तरीके के लिए रेमिशन पॉलिसीज या डिस्क्रिशन का बेजा इस्तेमाल होता है तो अदालतें उसको रिव्यू कर सकती हैं, या किसी केस में गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर की वजह से वो व्यक्ति बाहर आ सकता है, लेकिन जेल अथॉरिटीज उसे कंसीडर नहीं कर रही हैं, वेंडिटा के तहत रख रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, तो वहां भी आ सकता है। लेकिन यहां यह समझना पड़ेगा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में इक्विटी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होती है, लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी में मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि स्टेट इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंश्योर करने के लिए, ये बताने के लिए कि समाज में गलत मैसेज नहीं जाए स्टेट के पार्ट पर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल ऑब्लिगेशन है।
ये ऑब्लिगेशन क्या पूरी की गई प्रोफेसर जगदीप छोकर? मैंने उस समिति का भी जिक्र किया जो समिति बनाई गई देखने के लिए कि भाई इनकी सजा माफी हो या ना हो। उसमें 2 बीजेपी के विधायक, 1 बीजेपी का पूर्व पार्षद और 1 महिला विंग की सदस्य, और उनमें से एक का बयान तो मैंने आपके सामने, अरे भाई ये तो ब्राह्मण है, संस्कारी है। वो समिति का गठन होता है, वो कह रही है सजा माफी हो, और केंद्र सरकार भी सजा माफी की इजाजत दे देती है 1992 के कानून के तहत, जबकि केंद्र सरकार खुद नए कानून के लिए प्रोत्साहित कर रही है सभी राज्य सरकारों को कि बलात्कारियों के साथ कोई रहमदिली नहीं। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है सामने इस मामले में? देखिए, ये विरोधाभास इस मामले में अभी सामने नहीं आ रहा है। हम लोग अभी जो मामला है उसकी कानूनी दांवपेच में होने के डर में हम लोग हैं। अभी अश्विनी जी ने कहा कि ये कानून 2019 का है, ये फलाना है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस केस को शुरू से देखिए। जब ये केस हुआ, इसको गुजरात पुलिस ने रफा दफा करने की कोशिश की, इसलिए वो गुजरात से महाराष्ट्र में भेजा गया। वहां इसको सीबीआई को दिया गया, सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। फिर वहाँ के जो सीबीआई मैजिस्ट्रेट या जज थे उन्होंने इस पे फैसला दिया। फिर ये बॉम्बे या महाराष्ट्र हाई कोर्ट में गया, वहाँ से अप्रूव हुआ। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ से अप्रूव हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ शुरुआत पहले गुजरात में गुजरात पुलिस ने इसको रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, वही कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। गुजरात की जो अथॉरिटीज हैं वो ये साबित करने में लगी हुई हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, हम अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करेंगे जहां तक उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ये, मैं राजनीति तक तो बात मान सकता हूं, आप पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी व्यवस्था क्या कोऑप्ट हो गई है? गुजरात की पूरी व्यवस्था कोऑपरेट नहीं हुई है, क्योंकि वहां के कुछ लोगों ने इनको रिमिशन देने का विरोध किया था। लेकिन गुजरात सरकार ने, और जो कमेटी की आप जिक्र कर रहे हैं, वो कमेटी जैसे बनाई गई, उसकी कमेटी की ओपिनियन गुजरात सरकार ने, रिकमेंडेशन गुजरात सरकार ने मानी, और गुजरात सरकार की रिकमेंडेशन भारत सरकार ने मानी। इन चीजों के मद्देनजर मैं ये कह रहा हूं कि पूरे सिस्टम को चरमराया जा रहा है, पूरे सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है ये बताने के लिए कि हम, हमारे जो अपने लोग हैं उन पे कोई आंच नहीं आने देंगे। कानून अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, पर इसी व्यवस्था ने हम मिठाई खिलाएंगे, नहीं जगदीप छोकर साहब, इसी व्यवस्था ने 14 साल इन्हें जेल में डाला ना। इसी व्यवस्था ने डाला, लेकिन इंतजार करते रहे कि जब वक्त आएगा इसको इस्तेमाल करेंगे। और आपने 14 साल का चिट्ठा तो बता दिया है, 4-4 साल तो लोग जेल के बाहर रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूं, पर एक जैन मुझे ये बताइए, देखिए एसपी सीबीआई हो, स्पेशल क्राइम ब्रांच हो, विशेष नागरिक न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट के, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे, दाहोद के एसपी, दाहोद का कलेक्टर, अतिरिक्त डीजीपी, एडिशनल डीजीपी प्रिजन्स, गोधरा के सीनियर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इन्होंने विरोध भी किया, आपत्ति भी दर्ज कराई गई। तो क्या अधिकारियों की सलाह, उनका मशवरा काम नहीं आया? ये मैं अभी भी, मुझे भी 24 साल हो गए पत्रकारिता में, आई फॉर द लाइफ ऑफ मी कैन नॉट बिलीव कि पूरी व्यवस्था ही को-ऑप्ट की जा सकती है। देखिए, मैं भी करीब 36-37 इयर्स मेरी सर्विस रही आईपीएस में। मेरा हमेशा से मानना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नहीं होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रकार की डिसीजन नहीं लेते, बहुत ही रेयर केस में लेते हैं। हमारे पास आता था, उसको स्ट्रांगली अपोज करके भेजते थे मेरिट के आधार पर।
कि भाई ये इसमें ये रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, या बेल आउट नहीं होने चाहिए, या पैरोल पे नहीं छोड़े जाने चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट के एक अधीन ये शक्ति है कि वो उसका किस प्रकार से उपयोग करे या दुरुपयोग करे। ये जो केस है, मैं इसमें समझता हूं कि ये एक गलत फैसला लिया गया है कि ऐसे अभियुक्तों को छोड़कर एक नजीर जो बनेगी वो गलत बनेगी। इसका बड़ा कुप्रभाव महिलाओं पे, बच्चियों पे, पूरे समाज पे पड़ेगा। और जिन्होंने अपोज किया उन्होंने सही अपोज किया, जिन्होंने इसको सैंक्शन किया है उनके पार्ट पे गलती है। और मैं मुझे समझता एक हूं चीज कि- बताइए, एक जैन साहब, आप डीजीपी रहे हैं, जैसे एडिशनल डीजीपी प्रिजन्स, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है जब ये जी। रेमिशन का होता है कि भाई इन कैदियों का, इन अभियुक्तों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। यहां पर हमें पता लगता है कि ये मितेश शाह, इस पर तो 2020 में रेप की एफआईआर दर्ज हुई। तो ये गुड बिहेवियर, अच्छे बर्ताव की बिना पर जी सजा माफी रेकमेंड की जाती है। ये रिकमेंडेशन कैसे चली गई? रिकमेंडेशन जैसा आप ही ने कहा नीचे के लेवल से नहीं गई है, ऑफिसर्स के लेवल से नहीं गई है। उन्होंने तो इसको अपोज किया है और सही अपोज किया है कि इन लोगों को जमानत पे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इसका गलत प्रभाव समाज पे पड़ेगा और ये और क्राइम भी भविष्य में कर सकते हैं। ये सब रिपोर्ट गई होगी, मैंने तो रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, पर मैं ये समझता हूं कि अगले हियरिंग में जो ये गलती हुई है, इट विल बी सेट असाइड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुनील गुप्ता साहब, अब थोड़ा मुझे और दर्शकों को समझाइए, ये पैरोल और फरलो नाम की चिड़िया क्या होती है? पैरोल कैसे मिलती है? बलात्कार के जुर्म में कोई सजा काट रहा है जेल में, किस बिना पर उसे पैरोल दी जाएगी? उसे तो पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। मैं कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूं, मैं कानून को नहीं जानता। योगेश भाई, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। हेलो जी योगेश भाई। हाँ जी, हेलो योगेश भाई, मैं संदीप बोल रहा हूं, आप बोलिए। करना चाहता हूं। देखो हाँ। मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल, हाँ इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, मेरा खाली लीगल एंगल है। मैंने 35 साल तक ऐसे हजारों केस लड़े हैं, हजारों केस। और जो आप ये बार बार रेमिशन की बात कर रहे हैं, ये रेमिशन सुप्रीम कोर्ट ने खाली इनको नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोविड फैला था, ये सबको पैरोल दे दी थी। मतलब जो आप बार बार ये उठा के कह रहे हैं कि इतने दिन वो पैरोल पे रहे, खाली ये पैरोल पे नहीं रहे थे। अगर आप तिहाड़ जेल का भी देखें तो यहाँ भी हजारों कैदी जो है पैरोल पे रहे थे, चाहे वो रेप के केस में थे, चाहे मर्डर के केस में थे। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि उम्र कैद का मतलब होता है जब तक कि आपकी नेचुरल लाइफ है, उसको कहते हैं उम्र कैद। ये आपकी थ्योरेटिकल मीनिंग है, पर एक्चुअल मीनिंग जो है 433A जो है हमारा सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि आपको 14 साल विदाउट रेमिशन जेल में काटना पड़ेगा। वो इसलिए कहा है कि 1982 से पहले जिसको उम्र कैद होती थी वो तो 10 साल में, 8 साल में छूट जाते थे, और अभी भी छूट जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, केरल वगैरह में अगर आप जाएंगे वहाँ अभी भी 10 साल, 8 साल में छूट जाते हैं। और जबकि जो छोटे मोटे ऑफेंस वाले होते थे वो तो बाद में छूटते थे, और उम्र कैदी जो है बाद में पहले छूट जाते थे। तो इसी चीज को क्योर करने के लिए एक माडूराम की जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 साल से पहले बिना रेमिशन के किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद जो आप बार बार 1992 का कानून कह रहे हैं, एनएचआरसी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसको आप 20 साल की टोटल सेंटेंस विद रेमिशन आप उसको 20 साल में छोड़ देंगे। और अगर किसी का बहुत हीनियस ऑफेंस है, उन्होंने हीनियस ऑफेंस को भी जो है उसमें क्वांटिफाई किया हुआ था, तो अगर बहुत ही हीनियस ऑफेंस है तो आप उसको 25 साल में छोड़ देंगे। ये नहीं कि आप उसको सारी उम्र जो है जेल में रख देंगे। जो प्रीमेच्योर रिलीज है, इसको कंसीडर करने के लिए देखो क्या होता है, प्रीमेच्योर रिलीज देनी तो होती है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मतलब गवर्नर, गुजरात का मतलब है गवर्नर, दिल्ली का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो प्रीमेच्योर रिलीज का बोर्ड होता है
उसमें पॉलिटिकल मेंबर भी होते हैं, इनफैक्ट चेयरमैन ही पॉलिटिकल होता है। हर एक जगह का जो जेल मंत्री होता है वो इसका चेयरमैन होता है, और उसके मेंबर में एमएलए भी होते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं। आप दिल्ली का या जो एनएचआरसी ने गाइडलाइंस दी हुई हैं, हर एक उसमें बोर्ड में 2 जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता है, और एक जो लॉ सेक्रेटरी होता है जो कि जुडिशियल ऑफिसर होता है, ये भी साथ होते हैं। और जो भी रिकमेंडेशन होती है जनरली यूनानिमस होती है, और ये अपनी जो इनकी रिकमेंडेशन होती है वो ये गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट उसके ऊपर होता है, गवर्नर के ऊपर होता है कि उसको मानती है या नहीं मानती। तो चाहे सीबीआई के लोग हों, पुलिस के लोग हों, प्रिजन के लोग हों, वो विरोध करते हैं, आपत्ति जताते हैं, उसका सुनील गुप्ता कोई असर नहीं होता है समिति पर? नहीं, अगर देखो क्या, नहीं, इसमें मैं आपको यही बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी तक सुन रहा था, मेरा कोई मोटिवेटेड नहीं प्लीज आप, अरे मैं जानना चाहता हूं, वर्जन दे रहा हूं। हाँ, तो इसमें क्या है कि जब जो बोर्ड होता है, बोर्ड में मेजोरिटी डिसीजन होता है, जनरली तो यूनानिमस डिसीजन होता है, पर मेजोरिटी डिसीजन होता है, और मेजोरिटी अगर कहते हैं इस आदमी को छोड़ दो, तो 95% केसेस में जो गवर्नर होता है उस बात को मान लेता है। ठीक है, आपने कानून का पॉइंट क्लियर किया। एक मिनट सुनील गुप्ता, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई कोरोना काल, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में सब जगह रेमिशन, सब जगह ये पैरोल मिला, कैदियों को छोड़ा गया कि भाई वरना वहीं पर ही वो तो पड़े पड़े मौत हो जाएगी। उनकी भी जिम्मेदारी होती है सरकार की कि उनका रखरखाव ठीक हो। पर ये पैरोल और फरलो, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जनवरी से जून 2015 के बीच चंदना 14 दिन की छुट्टी पर गए, जो 136 दिन में बदल गई, 122 दिन देरी से आए। ये 2015 की बात है। राजू भाई सोनी 2013 सितंबर और जुलाई 2014 के बीच 90 दिन की पैरोल पहुंचे 287 दिन बाद, और जसवंत 2015 में 75 दिन की देरी से जेल में पहुंचे। ये फरलो और पैरोल, मतलब आप जेलर रहे हैं, आपने किसी को पैरोल पर या फरलो पर भेजा, वो आए, आपने दी 20 दिन की फरलो, और वो आता है 200 दिन बाद, वो गुड बिहेवियर में काउंट करेगा उसकी? नहीं, देखिए क्या है कि अगर कोई आदमी पैरोल या फरलो को जंप करता है, तो हमारा कानून ये कहता है कि एक तो पैरोल फरलो उसको आगे नहीं देंगे, प्लस उसको जेल पनिशमेंट देंगे। और अगर किसी को जेल पनिशमेंट मिलती है तो कोई उसका सवाल ही नहीं उठता कि कोई उसकी प्री मैच्योर रिलीज को जो है रिकमेंड कर जाएगा। तो 2013, 14, 15 के मैं ये 3 मामले आपके सामने पेश कर रहा हूं। 15 के बाद भी इनको पैरोल और फरलो मिलती रही, और उसके बाद रेमिशन भी हो गया। नहीं, ये इनको पैरोल फरलो नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर कोई भी अगर जंप करता है तो ये कानून है कि अगर पैरोल फरलो वो जंप करता है तो उसको पैरोल फरलो आगे नहीं मिलेगी, और जेल की पनिशमेंट भी दी जाएगी। और ऐसे केस में प्रीमेच्योर रिलीज तो होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और मितेश भट्ट का तो मामला और संगीन है। एक मिनट सुनील गुप्ता साहब, मितेश भट्ट का मामला तो और संगीन है। 19 जून 2020, वही आप जो कह रहे हैं कोरोना काल में वो छूट मिली पैरोल पर बाहर जी, एक महिला से रेप करने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज होती है, और वो 281 दिन बाहर रहता है एफआईआर के बावजूद। रेप की एफआईआर हो तो ऐसा तो कोई कानून नहीं बना था ना कोरोना काल में भी कि बलात्कारी को भी बाहर रखेंगे। बिल्कुल ऐसी बात अगर है तो इसमें इसको प्रीमेच्योर, इसको तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बिल्किस बानो जो है, अगर किसी भी स्टेट में होता, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत केस लड़े हैं, किसी भी स्टेट में होते, चाहे महाराष्ट्र की डीजी, एक्स डीजी कह रही हैं या दूसरे कह रहे हैं, किसी स्टेट में होता तो वहां पे बिल्किस बानो के केस में जैसे यहाँ गुजरात में हुआ है तो ऐसे एक्यूज को अब तक छोड़ दिया होता है। ये मैं आपको, ये बहुत एक कड़वी बात, कड़वी हकीकत नहीं। आई एम ग्लैड आप ये बात कह रहे हैं। और मीरन से मैं ये जानना चाहूंगा, पर पहले संजय चड्डा, मतलब कानून है एक, वो पुरानी कहावत है, लॉ इज एन एस, और वो इसलिए कहा जाता है कि कानून में जो लिखा हुआ है उसको जैसे आप पढ़ना चाहें, जैसे परिभाषित करना चाहें, वैसे ही आपके सामने साक्ष्य भी होंगे, पर जी ये कानून तो ये है। क्या यहां पर ये होता दिख रहा है कि जी 92 का कानून है,
केंद्र सरकार की इजाजत चाहिए, एक कमेटी बनानी होती है, वो राजनीतिक लोगों से भरी होती है, कमेटी ने भी सिफारिश दे दी, तो प्रक्रिया भी पूरी और कानून का पालन भी, तो इंसाफ देखिए, हो गया, हम ये मान लें। जो ये प्रक्रिया पूरी हुई है, इसको मैं कहूं अगर खाना पूर्ति, तो वो ज्यादा उचित शब्द होगा मेरे ख्याल से। ये खाना पूर्ति की गई है, एक कमेटी बना दीजिए, एक ये कर दीजिए, अच्छा अपने ही सब लोग रख लीजिए। तो दिस इज व्हाट आई से। जैसा अश्विनी भाई ने बड़े सम्मानजनक तरीके से बताना चाहता हूं, कहा कि इन तमाम चीजों का इफेक्ट समाज पे क्या होता है। डिटरेंट पॉलिसी से हम लोग गवर्न होते हैं। जेल में क्यों है कि क्यूज को भेजा जाता है कि बाकी लोगों के लिए एक डिटरेंट हो, सहमे आदमी कि अगर मैं ये क्राइम करूंगा तो मेरा भी हश्र यही होगा। इस तरह के अगर मैसेजेस हम लोग देंगे और सरकारें देंगी तो क्या डिटरेंट होगा? नहीं भाई, मैं नहीं उस पर कमेंट कर सकता। जहां तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, अब मैं एक बात में, सुनील जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 14 साल, 20 साल, 25 साल, जो सुप्रीम, बिल्कुल सही है वो बात, वो प्रोविजंस हैं। और हमने ये भी देखा कि 14 साल से पहले भी लाइफ सेंटेंस वालों को रिलीज हमने होते हुए देखा। मैं लेकिन कानून की व्यवस्था जो है वो है, जब अगर आपको सजा दी जाती है लाइफ की, तो वो है नेचुरल लाइफ। यस, पूरे देश में बल्कि विश्व क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का ये एक प्रिंसिपल है कि अगर गुड कंडक्ट होगा तो उसका बेनिफिट दिया जाएगा। यहां पे आपने एक्यूजेस को दिखाया जिनका पास कंडक्ट ऐसा है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर दूसरी एफआईआर हुई है, जो पैरोल फरोल को तोड़ रहे हैं, उसके नियमावली को, उनको तो बड़ा स्पष्ट है पूरे विश्व में। ये मैं बता रहा हूं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड सेज कि इस तरह के एक्यूज को बिल्कुल रिमिशन नहीं दिया आपने जाएगा। मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया संजय चड्डा। जो कानून है, प्रक्रियाएं हैं, वो तो फॉलो की गई हैं। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है, मीरन बोरवनकर कह रही हैं कि नहीं, इंसाफ अधूरा है और लगता नहीं है कि पूरा इंसाफ मिल पाएगा? तो कानून तो प्रक्रियाओं के हिसाब से चलता है, जो लिखा हुआ है, जो स्टैट्यूट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ लिखी हुई चीजों पे नहीं चलता है, बल्कि हम 20 दफा पे देखते नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर्स। कानून में ये थोड़ी लिखा है कि 14 साल होते ही रिविजन कर दीजिए। कानून में ये लिखा हुआ है कि रिविजन करने के लिए एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को गंभीरता से फॉलो करना है और उसमें ये देखना आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्रोफेसर जगदीप धनखड़ आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद मैं मीरन के पास जाना चाहूंगा। मेरा नाम जगदीप धनखड़ नहीं है सर, मैं जगदीप छोकर हूँ। हाँ सॉरी, जगदीप छोकर, वो गलती से, माफी चाहूंगा। मैं अभी उपराष्ट्रपति नहीं बना। तो एनीवे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो जेलर साहब ने 2-3 बातें कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं उन पे 1-2 चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने एनआरएचसी की गाइडलाइंस का बहुत महत्व दे के जिक्र किया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, एनआरएचसी की गाइडलाइंस देश के कानूनों से ज़्यादा ऊपर नहीं है। देश का कानून अपनी जगह है और वो एनआरएचसी की गाइडलाइंस को मेरे ख्याल में ओवर रूल कर सकता है और उसको करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने मुझे ये सुन के बड़ा यानी थोड़ा सा धक्का लगा कि अगर ये केस किसी दूसरी स्टेट में होता सिवाय गुजरात के, तो इन लोगों को कभी का छोड़ दिया गया होता। मैं उनके इस कॉन्फिडेंस पे बड़ा मुझे अचंभा है कि उनको ये कैसे गारंटी है कि इसको छोड़ दिया गया था। अगर दूसरे स्टेट में होता, अगर दूसरे स्टेट में होता तो शायद इसको सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट से निकाल के दूसरी स्टेट में ट्रांसफर भी ना करता। तो दूसरी स्टेट में होता तो क्या होता, ये तो मिर्जा गालिब का शेर है कि मैं ना होता मैं तो क्या होता।
तो वो बात को दूर रखे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, क्या वो कड़वी हकीकत भी बयां कर रहे हैं? इस बात को दूर कड़वी नहीं रखा। हकीकत की बात नहीं है, सवाल नहीं, ये है प्रोफेसर ये जगदीश छोकर, नहीं, देखिए हम इसी दुनिया में जी रहे हैं। मेरी बात यहाँ की जो विकृतियां हैं, जो कुरीतियां आ गई हैं, जो सिस्टम है, उसके बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं, करनी चाहिए, मैं इसीलिए तो इस पे चर्चा कर रहा हूं आगे। हाँ, ये हमारे पास एक केस, हमारे पास पिछले 20 साल से इसका पूरा चिट्ठा कल गुजरात गवर्नमेंट ने 477 पेज के एफिडेविट में दिया है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उसमें जो चीज जिसमें कहा गया था, वही सुनील गुप्ता जी ने कहा था कि गवर्नर इसको एक्सेप्ट करता है। उसमें जो रिमिशन ऑर्डर है, जो कल तक आरटीआई में भी नहीं मिल रहा था, उसको लेने के लिए लोगों ने आरटीआई फाइल की, हमने आरटीआई फाइल की, वो नहीं मिला। लेकिन कल के एफिडेविट में वो रिमिशन ऑर्डर है, और उसमें जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने 477 पन्ने डिटेल में नहीं पढ़े हैं अभी, उसमें गवर्नर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। मीरा बोरवनकर, एक सेकंड, मीरन बोरवनकर, जो बात सुनील गुप्ता कह रहे हैं, देखिए कड़वी लग सकती है, हजम करने में हमें दिक्कत हो सकती है। वो ये कह रहे हैं कि देश में, पूरे देश में, ये गुजरात की बात क्या, कहीं भी अगर कोई बलात्कारी भी होता, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का दोषी भी होता, 14 साल बाद उसकी सजा माफी कहीं भी होती। वो गुजरात की बात नहीं है, हर जगह सजा माफी हो गई होती। ये कड़वी हकीकत है क्या दरअसल हमारे देश की? बड़ी बातें करते रहो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यही है क्या हमारी हकीकत? तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना मांगूंगी कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीबीआई के थे और जो ट्रायल जज थे, अगर उन्होंने कहा कि इन आरोपी लोगों को रिमिशन नहीं देनी चाहिए, तो उन्होंने कुछ कारण दिए होंगे, और उन कारण में कि ये बहुत ही गंभीर, जैसे कि कहा गया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, उन दोनों की रिकमेंडेशन को ओवररूल करने के लिए अथॉरिटीज ने क्या सामने लाया? अगर वो सामने लाते भी तो इनका मिसकॉन्डक्ट कि ये पैरोल छोड़कर 30 दिन की जगह 200 दिन या उससे भी ज्यादा देर बाहर रहे हैं, तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से ये कहना कि बाकी किसी भी स्टेट में उनको छोड़ दिया जाता, ये इंसल्टिंग द अदर स्टेट्स है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि गुप्ता साहब ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की, और भी किसी स्टेट में होता तो ये आरोपियों को छोड़ दिया जाता, ये किस आधार पे दिया है? और इससे मैं टोटली सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है कि सुपरिंटेंडेंट सीबीआई और ट्रायल जज को ओवर रूल करते टाइम आईजी प्रिजन या होम डिपार्टमेंट स्टेट या होम डिपार्टमेंट सेंटर ने क्या कारण दिए, वो भी आरटीआई के मार्फत हमें बाहर निकालना जरूरी है। पर एके जैन साहब, ये होता हमने देखा है ना, जैसे कि लाल केस में भी पैरोल मिलती है, फरलो भी मिलती है, और सजा 14 साल के बाद कितने लोग हैं। ये हमारा सिस्टम बन गया है क्या? बड़ा कन्वीनियंट एक सिस्टम हम लोगों ने बना दिया। और सिस्टम हमेशा, जो सुनील गुप्ता साहब ने एक और अहम बात कही कि बलात्कारी, हत्यारे 8-8, 10-10 साल में भी छूट जाते हैं। मामूली चोरी के मुकदमे, कुछ जालसाजी का मुकदमा हो, छोटा मोटा आरोप हो, वो 10-10 साल से ऊपर क्या ताउम्र जेल में सड़ते रहते हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत है क्या हमारी व्यवस्था की? देखिए, अगर कोई ये समझता है कि ये कंपैशनेट ग्राउंड्स पे रिलीज हुआ है, तो वो गलत फहमी में है। ये कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नहीं है रिलीज। इसी तरह के और भी स्टेट्स में रिलीजेस होते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कई मामलों में, जिनपे हम लोगों ने उसको स्ट्रांगली अपोज किया और रिपोर्ट लगाकर भेजी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कि साहब इनको ना छोड़ा जाए। उसमें डीजीसी वगैरह की भी रिपोर्ट लगती है कभी कभी। तो पर फिर भी उसमें, जिसमें ऑर्डर करना था, जिसमें गवर्नमेंट बेंट अपॉन थी, उसमें रिलीज कर दिए जाते हैं। बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कि हम लोग रिकमेंड करके भेजते हैं कि इसमें गनर ना दिया जाए, गनर दे दिए जाते हैं। पॉलिटिकल क्रिमिनल हिस्ट्री लिख के भेजते हैं, मिल जाते हैं। यही रमिशन में है, यही पैरोल में है। ये तो हो रहा है ना। गुरमीत राम रहीम वो तथाकथित गुरु, वो विधानसभा चुनाव होते हैं तो पैरोल मिलती है। अभी वो निकाय चुनाव होने वाले हैं, फिर पैरोल मिल गई। आज वीडियो भी वायरल हो रहा था जी। तो यही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शन है कि केवल गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। जो कहना है सही है, कुछ हद तक सही है। तो मतलब कानून होने के बावजूद, अश्विनी,
कानून तो हैं और ताल भी हम बड़ी बड़ी ठोकते हैं महिलाओं के सम्मान की, सशक्तिकरण की, पर कानून तो जैसे इस्तेमाल करना चाहो कर लीजिए, वही हो रहा है। अगर आप इजाजत दें और मेरे स्टेटमेंट को मोटिवेटेड नहीं लें तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके व्यूअर्स के लिए सामने रखना चाहूंगा जो बाकी पैनलिस्ट ने नहीं रखा। पहला यह है कि जो गुजरात सरकार ने अपना हलफनामा दिया उसके पैरा 22 में गुजरात सरकार ने कहा कि गुजरात सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन, गुजरात स्टेट जेल सुपरिंटेंडेंट्स, जेल एडवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, सीबीआई, स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और ऑनरेबल सेशंस कोर्ट मुंबई की ओपिनियंस को कंसीडर किया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स हैं 432, 433 दंड प्रक्रिया संहिता में कि वो जब एक पीरियड हो जाए तो उसके बाद हरियाणा राज्य वर्सेस महेंद्र सिंह का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल्ड लॉ है उसके मुताबिक रेमिशन कंसीडर करेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि बाध्य नहीं है सरकार किसी भी केस में रेमिशन को कंसीडर करने के लिए। ओपिनियन में वेरी, बट अल्टीमेट अथॉरिटी सरकार की है कि वो देखेगी कि क्या इस अपराध से समाज में मैसेज जाएगा। 14 साल आ गया, आजादी मना रहा था देश, फूल मालाओं से नवाजा जा रहा था, मिठाई खिलाई जा रही थी, संस्कारी बताया जा रहा था कि ब्राह्मण है, ये तो संस्कारी है, ऐसे काम कर ही नहीं सकते, इनको तो गलत फंसाया गया, ये नैरेटिव चला ना। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, नैरेटिव चलाना और अपराधी को जाति। इसीलिए अगर अपीजमेंट के आधार पर, इसीलिए पॉलिटिकल मोटिव के तहत, इसीलिए उनसे कुछ लाभ लेने के लिए ऐसी जो कार्यकारी डिस्क्रिशनरी स्वैच्छिक शक्तियां हैं उनका प्रयोग होता है, अदालतें उनको जुडिशियल रिव्यू में कर्टेल करती हैं। संजय चड्ढा, देखिए कानून की बाल की खाल निकालते रहिए, वो काम आप लोगों का है, आप वकील हैं, पर कानून जो बनाए जाते हैं वो समाज को सभ्य भाईचारा कायम करने के लिए, हमारा संविधान वो आईना है ना जिसके बेसिस पर ये सारे कानून बनते हैं। स्पिरिट, नॉट जस्ट द लेटर बट वी हैव टू फॉलो द स्पिरिट। क्या वक्त आ गया है उस स्पिरिट पर भी, आत्मा पर भी ध्यान दिया जाए? छोटा सा कमेंट प्लीज। बिल्कुल सही आपने कहा, कोई भी कानून बनता क्यों है? सोसाइटी की को सही रास्ते पे चलते रहने के लिए कि वो सही रास्ते पे चले, और वही ये है, ये कानून भी इसीलिए बना था और बने हैं। उसका दुरुपयोग होता दिखता है बड़ा स्पष्ट, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं यहां पे न केवल दिखती है, एम्पली क्लियर है कि बिल्कुल पॉलिटिकली। अभी जैन साहब भी बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में जो रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस का प्रेशर या सरकार का प्रेशर होता है, हाँ, जिसकी भी सरकार हो वो ये करती आई है। जगदीप छोकर साहब प्लीज 20 सेकंड में आप एक और इंटरवेंशन चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो वकील साहब अश्विनी जी ने कहा कि इतनी ओपिनियन गुजरात सरकार ने कंसीडर की, वो तो ठीक है, लेकिन कंसीडर करके उनको ओवर रूल या निगलेक्ट करने का रीजन देना भी जरूरी होता है, वो नहीं दिया गया है। नहीं, बात वही है, कानून की बाल की खाल हम निकालते रहेंगे, ये नेवर एंडिंग डिबेट हो सकती है, पर इंसानियत को बरकरार रखना, भाईचारे को बरकरार रखना, औरतों को सम्मान देना, महिलाओं को मजबूत उनका सशक्तिकरण करना, इन बातों से हम कभी इनकार नहीं कर सकते। कोई भी सेन आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो क्या हम उस राह पर जा रहे हैं, या दरअसल बिल्किस बानो अभी भी इंसाफ का इंतजार करती रहेगी? वो सिर्फ एक प्रतीक है क्या? ये एक वन ऑफ केस है या समाज के लिए भी संकेत है? इसके बारे में सोचिए और सरकार को भी सोचना होगा। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। सिम्को ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। ना मैंने क्या सिखाया था? मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क। P Mark, the mustard specialist since 1933. बरसों से सरसों।